देखेंगे यहाँ कैपलर के ग्रही गत संबंधी नियम। इसके पहले आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के बाद आप इसमें देखेंगे कैपलर के ग्रही गत संबंधी नियम। कैपलर ने ग्रहों के लिए कि ग्रह किस प्रकार जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या किस आकर्षण बल से कैसे घूमते हैं, उसके बारे में इन्होंने यह 3 नियम दिए। इन 3 नियमों में आपका यह पहला नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमता है तथा सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। आप देखेंगे यह दीर्घ वृत्ताकार कक्ष ऐसे होता है। वृत्ताकार कक्ष में यहाँ पर से 2 लाइनें यहाँ केंद्र हो जाता है और केंद्र से यहाँ से बीच की दूरी जो होती है यह इसकी फोकस होती है। इसको फोकस दूरी के यहाँ पर सूर्य होता है और इसके चारों तरफ जो है ग्रह ऐसे एक जो है इस दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में जो है यह सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार यह दीर्घ वृत्ताकार कक्ष होता है और दीर्घ वृत्ताकार कक्ष का यह फोकस हो, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, ग्रह जो है या सूर्य की स्थिति हमेशा फोकस पर ही होती है और उसके चारों तरफ जो है ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। यह पहला नियम है। दूसरा नियम आप देखेंगे, दूसरे नियम में आप देखेंगे कि दूसरा नियम है कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा। सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा मतलब कि यह मान लीजिए यह सूर्य है तो यह ग्रह को मिलाने वाली, मान लीजिए यहाँ कोई ग्रह ऐसे घूम रहा था, कोई ग्रह यहाँ था और यहाँ से घूम करके बी तक गया। तो अब इसमें यह है कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अगर जो यहाँ से मान लेते हैं कि 1 माह में ए से बी तक गया कोई ग्रह और फिर 1 माह में वह सी से डी तक गया, तो इन दोनों का क्षेत्रफल, जैसे क्षेत्रफल ओ ए बी बराबर होगा क्षेत्रफल ओ सी डी। यह दोनों क्षेत्रफल क्योंकि समान समय में जो है तय किया गया है, इसलिए उनका क्षेत्रफल क्या होगा कि वह बराबर होगा। तो इस प्रकार देखिए इसे लिख दिया है, इसको ए से बी तक गति करने में लगा समय सी से डी तक गति करने में लगे समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल ओ ए बी बराबर क्षेत्रफल ओ सी डी यह हो जाएगा। यह आपका द्वितीय नियम है कि ग्रहों को मिलाने वाली रेखा जो है समान समय में समान क्षेत्रफल जो है तय करती है। तीसरा नियम है सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन मतलब क्यूब उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे मान लेते हैं औसत दूरी, मान लीजिए यहाँ से इसकी औसत दूरी यह आपकी r है और यह इसका परिक्रमण काल मतलब इसके चारों तरफ घूमने का जो समय है यह t है, तो यह t का स्क्वायर जो है यह r क्यूब के समानुपाती होता है। अर्थात परिक्रमण काल का वर्ग जो है यह इसके औसत दूरी के घन के समानुपाती होगा, अथवा हम कह सकते हैं कि r क्यूब बटे t स्क्वायर यह बराबर एक स्थिरांक या यह के मान लेते हैं कोई स्थिरांक के होगा। यह आपके कैपलर के तीनों नियम हैं। ग्रहों के गति संबंधी इन्होंने ऐसा नियम दिया था और बाद में इसको जो है न्यूटन ने इसके सत्यता की। यहाँ देखेंगे इसमें देखेंगे कि कैपलर के तृतीय नियम से गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कैसे किया। इसके लिए जो है न्यूटन ने कैपलर के तीसरे नियम का प्रयोग सूर्य द्वारा ग्रहों पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के परिकलन में किया। और कैसे किया इसके बारे में देखें। माना कि किसी ग्रह का कक्षीय वेग v मतलब यदि यह सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ जो है ऐसे घूम रहा है कोई ग्रह, तो मान लेते हैं कि वह जो है इसके ऐसे इसका कक्षीय वेग, मान लीजिए कोई ग्रह है उसका कक्षीय वेग v है, वह v ऐसे घूम रहा है v वेग से,
तथा ग्रह कक्षा की त्रिज्या, अगर हम यह कहें कि इसकी त्रिज्या जो है वह r है, तब परिक्रमण करते हुए ग्रह पर, मतलब जो यह परिक्रमण कर रहा है ग्रह, ऐसे मान लीजिए घूम रहा है यह, तो परिक्रमण करते हुए ग्रह पर लगने वाला बल या अभिकेंद्र बल कहते हैं, यह बराबर होता है mv² बटे r। यह अभिकेंद्र बल इसके बराबर होता है कि मतलब यदि किसी भी ग्रह के चारों तरफ कोई बल ऐसे घूमता है, कोई ग्रह घूमता है, तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल यह mv² बटे r के बराबर होता है। अब इसमें यदि हम मान लेते हैं कि यदि परिक्रमण काल t है, तो परिक्रमण काल मतलब इसके घूमने का समय यदि t है, तो आप जानते हैं कि t बराबर हो जाएगा 2πr बटा v। यह कैसे होगा 2πr? यह कि मतलब यह वृत्त के रूप में घूमेगा तो इसकी परिधि हो जाएगी, तो परिधि बराबर मतलब इसकी दूरी हो गई यह, और दूरी बटा यह वेग, यह बराबर होता है आपका समय, क्योंकि वेग बराबर दूरी बटा समय होता है या दूरी बटा वेग बराबर समय होता है, तो यह दूरी हो गया और यह वेग, परिक्रमण काल t जो है 2πr बटे v हो जाएगा, या यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, v बराबर 2πr बटा t। इस तरह से जो है आप यह निकाल लेंगे। यह आपका पहला समीकरण था, यह आपका दूसरा समीकरण। अब यह मान आप समीकरण 1 में रख दें, v का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 f बराबर है आपका mv² की जगह आप 2πr बटा v का होल स्क्वायर इतना बटा v का 2πr बटे t का होल स्क्वायर और बटा यह r, यह इतना हो जाएगा। यह बराबर इसमें मान रखने पर mv² का हमने मान रखा इतना बटा t और यह m बटा r, तो यह मान रखने पर इतना हो गया। अब इसके यदि हम ब्रैकेट को ऐसे खोल देते हैं तो यह हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 4π² m r बटा t², क्योंकि r² यह होगा तो r से यह कट जाएगा। आप ऐसे समझें इसको कि m बटा r ऐसे करें और यह 4π² r² बटा t² ऐसे होगा, तो यह r² यह r से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपका यह 4π² m r बटे t² इतना बचेगा। अब इसमें इसको समानुपाती दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि यदि इसमें हम गुणे r² बटे r² का गुणा कर दें, तो ऊपर नीचे दोनों में r² का ऐसे गुणा कर दें, तो यह देखेंगे कि यह f बराबर जो है यह बराबर हो जाएगा 4π m बटा r² इंटू r³ बटा t²। देखिए हमको यह लाना था r³, तो इसको गुणा करने से क्या है, इसके साथ r³ आ जाएगा और यह t² आ जाएगा यहाँ पर, और यह 4π m बटा r² यहाँ आ जाएगा। तो देखेंगे r³ बटा t² यह हो जाएगा, और r³ बटे t² हम लोग अभी सिद्ध किए हैं कि यह बराबर एक कांस्टेंट या एक स्थिरांक होता है, अर्थात m बराबर हो जाएगा 4π m बटा r² इंटू k। अब यहाँ आप जानते हैं
कि के बराबर जो है आर क्यूब बटा टी स्क्वायर, यह कैपलर के तीसरे नियम के अनुसार होता है। अर्थात यफ जो है, जब यह के कांस्टेंट हो गया तो हम कहेंगे कि यफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अर्थात जो है कोई भी बल उसके जो है बीच के या उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है। अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः सूर्य तथा ग्रह के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके केंद्रों से मिलने वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही व्युत्क्रमानुपाती मतलब जैसे न्यूटन ने सिद्ध किया था कि ग्रहों के बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के समान व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इससे हम लोग यही सिद्ध हुआ कि कैपलर के द्वारा भी यह जो है यह इस प्रकार सिद्ध होता है। यह आपका